गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रामवत सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA, आज आपके बीच में एक बहुत ही चिर परिचित और पुराना विषय है ओम्बड्समैन का, जिसे लोकपाल कहते हैं, और उसके लोकपाल की भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है और भारत में इसका कहाँ तक क्या रोल रहा है और कैसे काम कर रहा है, उस पर एक जनरल आइडिया हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जो है ना जानते भी होंगे तो अच्छा है, नहीं भी जानते होंगे तो जान जाएंगे, और जानते हैं अगर आपको लगता है कोई सुझाव देने की ज़रूरत है तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओम्बड्समैन मीनिंग अ डेलीगेट एजेंट, ऑफिसर और कमिश्नर। He is an officer appointed to receive and investigate complaint of citizens against government and its officers. His officers, सरकार की जो मशीनरी है या सरकार के अगेंस्ट का मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे लोग और ABCDE क्लास के सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय ये इसमें कवर होते हैं। तो मीनिंग ए डेलीगेट एजेंट, ऑफिसर और कमिश्नर उसे कह सकते हैं, और एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट से ही बनाया जाता है। हैविंग एज हिज प्राइमरी फंक्शन द ड्यूटी ऑफ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट। एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट्स में पार्लियामेंट का एक एजेंट बन करके द पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेफ गार्डिंग सिटीजन्स अगेंस्ट एब्यूज और मिस यूज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बाई द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव किस द्वारा, एग्जीक्यूटिव्स मीन्स जो भी प्राइम मिनिस्टर से लेकर के उसके नीचे तक के एग्जीक्यूटिव्स लोग हैं जिन्होंने पब्लिक के वेलफेयर में काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है। अगर कहीं पे वो कंट्रावीन करते हैं या पावर का मिसयूज करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, पावर एब्यूज़ जिसको बोलते हैं, तो उस समय ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काम करना चालू कर देता है। उसी को ओम्बड्समैन कहते हैं। लोकपाल इज ए डिफेंडर ऑफ द पीपुल, और लोकपाल इज ए डिफेंडर ऑफ द पीपुल आर द पीपुल्स फ्रेंड, लोगों का मित्र, लोक मित्र जिसको बोल सकते हो आप, लोगों का मित्र है। इज एन इन एन एंटी करप्शन, एंटी करप्शन में जो है ना, इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी हु रिप्रेजेंट्स द पब्लिक इंटरेस्ट इन इंडिया एंड करंट चेयरपर्सन पिनाकी चंद्र घोष। तो वही करंट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हैं करंट में, लेकिन ये एजेंट भी है, ऑफिसर भी है, कमिश्नर भी है और लोक मित्र भी है। पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता है, पब्लिक एग्रीव्ड है तो वो एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट जा सकता है। एग्जीक्यूटिव्स मीन्स ABCDE क्लास के कर्मचारी से लेकर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक इसके स्कैनर में आ जाते हैं। हिस्टोरिकल ग्रोथ में जाते हैं तो हिस्टोरिकल ग्रोथ में समझने की कोशिश करते हैं। इसका ओरिजिन स्वीडन से हुआ 1809 में, और लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि जहाँ पे कोई आदमी सोचता समझता है, एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट कोई एक्शन प्लान नहीं था या कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी, जब वहाँ सोचा गया 1809 में, तो उसको किसने एक्सेप्ट किया? डेनमार्क ने एक्सेप्ट किया, फिनलैंड ने एक्सेप्ट किया, न्यूजीलैंड ने एक्सेप्ट किया, इंग्लैंड ने एक्सेप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया। और इंडिया में जब उसका स्टेटस अब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में उसका स्टेटस है वॉचडॉग के रूप में, पब्लिक सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट द मल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द लिटिल मैन। लिटिल मैन्स मीन छोटे से छोटे आदमी का प्रोटेक्टर है, और पब्लिक सेफ्टी वाल्व है। पब्लिक सेफ्टी वाल्व का मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है और पब्लिक को सेफ गार्ड करता है, डिफेंडर है उसका। एंड ओम्बड्समैन इज ए जज भी है और लायर भी है, हायर ऑफिसर भी है, हाई ऑफिसर भी है। और इसका करेक्टर कैसा होना चाहिए? हिज करेक्टर, रिप्यूटेशन, इंटीग्रिटी आर इररिप्रोचेबल। उसका करेक्टर सुपर होना चाहिए, जिसको हम बड़े उसके दावे के साथ कह सकेंगे सुपर है। अब ये समझते हैं व्हाट दे डू, वो करते क्या है? They have the jurisdiction over the government to inquire into the allegation of corruption against public functionaries and the matters connected to corruption. पब्लिक
ऑफिस में काम करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे मशीनरी है, उस मशीनरी में से ABCD क्लास के अधिकारी कर्मचारी से लेकर के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक जिन्होंने करप्शन किया है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया है, उनके पीछे उनकी इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना और उनके चार्जेस एलिगेशन आने पे उन्हें पनिश करने का भी इन्हें पावर है। स्टेचुटरी बॉडीज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था ही नहीं, और स्टेचुटरी इसलिए है कि अभी पार्लियामेंट से जो चीज़ बनती है वो स्टेचुटरी होती है, पार्लियामेंट ने बनाया है, जगह जगह बनते हुए देश में इंडिया में आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बन के तैयार हो गया, लागू हो गया था 1949 में तैयार हो गया था। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस मल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप समझो बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए इसका वाइड रेंज में काम है। स्ट्रक्चर, ओम्बड्समैन का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ मल्टी मेंबर बॉडी। नाम से तो एक लगता है लोकपाल, लेकिन ये मल्टी मेंबर बॉडी है। 1 चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं। 8 मेंबरों में से 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 मेंबरों बचे हुए जो 50% मेंबर हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, लेकिन इन 8 मेंबरों में से 50% का फिक्स किया गया है कि SC ST OBC क्लास से होने चाहिए, 50% होने चाहिए, ज़रूरी है। और जो चेयरमैन होगा वो CJI रिटायर्ड हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का जज सीनियर हो सकता है। ये तो इनका स्ट्रक्चर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, और जो जज हैं और कुछ ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी को भी ले सकते हैं। उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कभी ले सकते। इमिनेंट पर्सनालिटी किसी भी तरह की जो कानून को जानते हो, कभी कभी क्या है प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, इन सब में से भी अगर कोई इमिनेंट पर्सनालिटी निकल जाती है जो कानून को बहुत ढंग से जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन को जानती है, पार्लियामेंट फंक्शन को जानती है और पब्लिक लॉ को जानती है, वो इनको जो है यहाँ पे बैठाया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस और फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड लॉ, मैनेजमेंट फील्ड के कोई भी अच्छे लोग काम करने वाले जिनका बहुत ज़्यादा तजर्बा हो उनको भी बनाया जा सकता है। आउट ऑफ मैक्सिमम 8 मेंबर्स, हाफ मेंबर्स आर जुडिशियल मेंबर्स एंड 50% जैसा कि मैंने बताया कि वो SC ST से हो जाते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल, इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो ज्यूरिसडिक्शन भी आ गया। इंक्लूड्स PM, मिनिस्टर्स, MPs, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सब आ गए इसमें। पावर एंड ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज क्या है? इंक्वायर्स एंड इन्वेस्टिगेट्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड बाय द सिटीजन्स अगेंस्ट एब्यूज एंड डिस्क्रिशनरी पावर। एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर आप समझो ना कि किसी को विशेष पावर दी गई है, लेकिन वो विशेष पावर का इस्तेमाल एक्सेस में नहीं कर सकता, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता, किसी अन्य के फायदे के लिए नहीं कर सकता, पब्लिक इंटरेस्ट में ओवरऑल में सर्वहारा के लिए होना चाहिए। तो वो उस डिस्क्रिशन बोलेंगे, वरना तो ये होगा कि वो जो है ना कलरेबल जो ना काम कर दिया, बिहिम्स एंड फैंसी में काम हो गया। तो इसलिए जो डिस्क्रिशनरी पावर है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन, उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। और वेरी वाइड पावर्स आर कन्फर्ड टू द लोकपाल, बहुत वाइड पावर है इनके पास। अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें वाइड पावर्स मीन्स करप्शन के मामले में पूरे इन्वॉल्व है, हर चीज़ तो आ जाएगी, जब सब चीज़ को लपेट दो करप्शन चले जाएंगे। ही हैज़ एक्सेस द डिपार्टमेंटल फाइल्स, वो किसी भी डिपार्टमेंट की जो फाइलें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। और कंप्लेंट है, कंप्लेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एनी, अगर कोई कंप्लेनेंट है वो कोई एविडेंस नहीं दे पा रहा है या नहीं एलिगेशन लगा रहा है, एलिगेशन लगा के बगल हो गया, उसे बता दिया, तो वो सारा एविडेंस भी ये क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्या करेंगे? निकालेंगे, लाएंगे वहाँ से। लीड एनी एविडेंस, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है ओम्बड्समैन के सामने, वो खुद प्रूव करेगा। ही कैन ग्रांट रिलीफ टू द एग्रीड पर्सन एज अनलाइक द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की तरह इनके पास पूरी पावर है, उनको रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। हिज पावर्स आर नॉट लिमिटेड, इसीलिए इसकी कोई पावर लिमिटेड नहीं है, एट पार है। अपॉइंटमेंट क्या से होता है? पार्लियामेंट के द्वारा होता है।
ही इज एबव पार्टी। और ये जो है ना पार्टी लाइन से एबव है। जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं, भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकारों पे आरोप लगाते हैं। कोई ईडी का इस्तेमाल करता है, कोई सीबीआई का इस्तेमाल करता है, कोई कोर्ट का इस्तेमाल करता है, कोई ईसी का इस्तेमाल करता है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल। लेकिन ये इन सबसे एबव है। अरे एबव तो वो भी हैं, उनको उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है, इसके बावजूद भी उनका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनको जो एक थाट है हमारा, सोच है हमारा, जो दूसरे देशों ने सोचा समझा है, जो वहाँ पे एक्शन करते हैं, वो काम करते हैं, और जिस जो मेरिट पे काम करते हैं, वो मेरिट ये बोलती है कि इनका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट। इनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी के इंटरफेरेंस को स्वीकार नहीं करना। पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट इंटरफेयर, इवन राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्टेट टू दिस लोकपाल। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल। तो डिस्चार्ज वो अपनी ड्यूटी करेगा। और अभी एक चीज़ और भी समझते हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं। हर चीज़ में मेरिट होती है, डिमेरिट्स होती हैं। यहाँ डिफेक्ट्स क्या है? डिफेक्ट्स ये हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है। ये जो है ना, सक्सेस रेट इज़ हाई इन लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज। जो छोटे देश हैं, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, जहाँ पे कम कंप्लेंट है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारे यहाँ तो कंप्लेंट की लाइन जड़ी लग जाती है, तो फाइलों का अंबार लग जाता है। आजकल जो है ना, ये इंश्योरेंस के ओम्बड्समैन में, बैंकिंग के ओम्बड्समैन में लाइनों की लाइन लगी रहती है। आप दिन भर थक जाओ, देखते देखते थक जाओगे। वो हियरिंग करते करते थके रहते हैं, और कहीं पर न्याय हो रहा है, कहीं न्याय भी नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि वो खुद ही परेशान है, तो वो क्या न्याय कर पाएंगे। जो आदमी खुद परेशान है, वो क्या न्याय कर पाएगा। न्याय करने के लिए फ्री माइंड होना चाहिए, और पूरी सोच समझ, पढ़ना लिखना, फाइल को देखना, सवेरे एविडेंस को देखना। नो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में बी टू लार्ज फॉर ए सिंगल मैन एंड डिस्पोज ऑफ, और डिस्पोज करने के लिए जो ना नंबर ऑफ कंप्लेंट एक रेशियो में होनी चाहिए। ऐसा रेशियो एक्सीड नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा ओवर बर्डन समझे। तो ये है। और इम्प्रैक्टिकेबल डिजास्टरस एक्सपेरिमेंट है भारत के केस में, माना है, किसी ने कहा है, जे मुखर्जी ने बोला है। कंक्लूजन में आ गए, ओम्बड्समैन हेल्प्स इन डूइंग फुल एंड कंप्लीट जस्टिस टू एग्रीव्ड पर्सन्स। वो फुल जस्टिस करता है एग्रीव्ड पर्सन को, बट ही इज नॉट अ पैनेसिया फॉर ऑल द इविल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की सारी बुराइयाँ हैं, इनके अलावा भी बहुत बुराइयाँ ब्यूरोक्रेसी में होती हैं। ब्यूरोक्रेसी में इविल्स का तो बहुत कुछ है। इविल्स में आपको जेलसी भी जेलसी भी है, रिजेंटमेंट भी है, लाइज है, ईगो है, सब तरह की चीज़ें तो हैं। वो सारी तो थोड़े दूर कर पाएगा, वो सारे का नहीं दूर कर पाएगा। हिज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रीजनेबली वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट। जो स्टेट ही वेल एडमिनिस्ट्रेड हो। हमारे यहाँ बायसनेस, हम ये नहीं कहते हैं कि हम, जैसा सुनते हैं लोग कहते हैं ये बायस है, वो बायस है, कोई कास्ट बायस है। किसी की सरकार बनती है तो उसकी जात का सारे अधिकारी लगा दिए जाते हैं, किसी दूसरे की सरकार बनती है उसके जात के सारे आरोप लगते रहते हैं। किसी योगी जी पे लगता है, कभी अखिलेश पे लगता है, कभी किसी पे लगता है, कभी बिहार में लगता है, तो कभी आंध्रा में लगता है, कभी कभी। तो ये लगाने वाले लगते हैं। तो ये, लेकिन इन सबसे एबव ऊपर है हमारे देश में स्टैंडर्ड सेट नहीं है। उस स्टैंडर्ड सेट हिसाब में ये ओम्बड्समैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उसके लिए वेल इस्टेब्लिश और स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और स्टेट भी स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते होने चाहिए। स्टेट में भी कई स्टेट का मीन्स आप पूरे देश को भी मान के चलते हैं, पूरे देश को ही मानिए। स्टेट का मतलब यहाँ पे पूरा देश होता है। तो पूरे देश में जो व्यवस्थाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति सबके जो रोल हैं, वो रोल वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोग पार्टी लाइन से हट करके जब सरकारें बन जाती हैं, सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री देश का मतलब सबसे बड़ा, तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, तो उसी, और राष्ट्रपति इसी के एड एंड एडवाइस से काम करता है। एड एंड एडवाइस का मतलब मंत्रिमंडल के एड एंड एडवाइस, तो इसलिए सर्वोपरि हो जाता है। अब सर्वोपरि होने का मतलब ये हुआ कि वो जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, वो जो मंत्रिमंडल है, वाकई में पूरे देश के सभी लोगों के लिए काम कर रही है, कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, या कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सभी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इन सब पे नॉन स्टैंडर्डनेस आ जाती है। और ये तो एनालाइज करने वाली बात है। और आरोप दुनिया भर के आते रहते हैं, हम भी मीडिया और पत्रकार और सब देखते हैं, समझते हैं, लेकिन किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। जहाँ पे सही गलत नहीं होता तो स्टैंडर्ड आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
reasonably well administered state, or he cannot cope with the situation where administration is riddled with the patronage and corruption। अब जब टोटल ही करप्शन होगा और हमारे यहाँ करप्शन बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, ये कहने वाली बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की डेट में जो करप्शन है, आज के 10 साल पहले जो करप्शन था उससे 10 साल पहले जो करप्शन था उसका मल्टीप्लायर हो रहा है। ये कोई कह दे कि रोक दिया गया है तो रुका नहीं है, कहीं पे नहीं रुका है, बल्कि और बढ़ता चला जा रहा है। हम तो जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ तो बहुत कम था, वहाँ पे बेईमानी 25% थी, अभी तो 80% आ गई। तो इसका मतलब बढ़ती जा रही है। वो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से एडवांसनेस बढ़ रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरह से करप्शन भी अपना स्थान पर प्लेस लेगा। लेकिन जहाँ पे कम करप्शन होगा वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। जहाँ पे स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन होंगे और स्टेट जो है ना, जो स्टेट है वो वेल इक्विप्ड मशीनरी के साथ चल रहा होगा तो इसको भी आसान होगा। नहीं तो दुनिया भर के करप्शन के केस आते रहेंगे, बायसनेस होती रहेगी, कोई आरोप लगाता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा। इवन कि आरोप लगाने वाले भी सही नहीं होते हैं, कई बार आरोप लगाने वाले भी झूठे होते हैं, और कई बार जिस पे आरोप लग रहा है वो बेचारा शरीफ होता है, उसको भी झूठा आरोप लग जाता है। कई बार कोई प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब उस पर एक आध दो काम कहीं से गलत आ गए तो उस पर भी खुद भी आरोप लग जाता है। तो बहुत चीज़ें हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई किसी भी तरह का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहीं न कहीं आरोप में फंस जाता है, और कहीं सिग्नेचर में फंस गया, कहीं किसी चीज़ में फंस गया। क्या कोई वास्ट काम है ना, वास्ट काम में हाँ। लेकिन यह है कि ओवरऑल में जब वो वेल इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट होता है उस स्थिति में ये बिल्कुल आइडियल होगा। और लेकिन जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होगा, करप्शन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, करप्शन की एक्सेप्टेंस होगी, तो ये क्या करेगा। हमारे यहाँ तो करप्शन की एक्सेप्टेंस है, इसको तो मुझे लगता है करप्शन को लीगल कर देना चाहिए। करप्शन लीगल कर देने से वो फिक्स तो हो जाएगा कि इतने में काम हो जाएगा उसका। यहाँ पे ऐसा होगा, वैसा होगा, वहाँ पे ऐसा अपॉइंटमेंट होगा, जिसको करना होगा वो करे, वो ठीक है। कुछ जैसे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में छोटी मोटी जितनी भी नौकरियाँ हैं सब पैसे पे भी बिकती हैं, और लोग खरीदने वाले खरीदते हैं, सब नौकरी करते हैं और राज करते हैं। जिनके पास नहीं पैसा है वो बुद्धिमान बच्चे फाइल लेकर के घूमते रहते हैं पूरी ज़िंदगी में, फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। ये तो देश की व्यवस्था है, हमने खुद देखा है, हमारे अपने ईयर से लेकर के अभी तक हम तजर्बे ले रहे हैं कि सब ऐसे ही है। कुछ है, कुछ परसेंटेज में ईमानदारी है, हर जगह है, और ईमानदार हमेशा सर्वाइव करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ईमानदार का सर्वाइवल टफ होता जा रहा है। पहले ईमानदार इज्जत से जीता था, फिर उसके बाद बेइज्जत होने लगा। अब तो ईमानदार को गाली सुननी पड़ती है। अब तो ईमानदार का मतलब गाली सुनना है, ये वाली बात है। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ाएं और क्या।